बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं एम्स नर्सेज यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट राजमल रेगर सर। तो सर, क्या आप एम्स तक ही लिमिट है या फिर एम्स के बाद भी आप नर्सिंग स्टूडेंट का सोचते हैं कि उनके लिए भी आपने कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया हो? ऐसा कोई किस्सा सुनाइए सर, जो आपने एम्स के बाहर नर्सिंग बच्चों के लिए कुछ किया हो। कई सारे हमने वेबिनार्स किए, कई सारे सेमिनार जो होते हैं उसके अंदर भी इस इशू को लेके गए कि बैरियर इन नर्सिंग के टॉपिक से हम उसमें अंदर लेके गए, उस पर हमने डिस्कशन किया है। आईबी है, इंस्टीट्यूट बॉडी है किसी भी इंस्टीट्यूट की, उसके अंदर भी नर्सेस का रिप्रेजेंटेशन 0 है। गवर्निंग बॉडी है, उसके अंदर भी नर्सेस का रिप्रेजेंटेशन 0 है। तो जब जहाँ पे पॉलिसी नर्सेस के लिए बन रही है और वहाँ पर भी अगर नर्सेस ही नहीं है तो पॉलिसी हम पे थोपी जाती है, वो हमारे वेलफेयर या हमारे नर्सेस की को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी नहीं बनाई जाती। तो सर, आपने इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी 80-20 क्यों नहीं हटा? कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? वो इज्जत जितनी आप डॉक्टर को देती है लोग जो पब्लिक, उतनी नर्स को क्यों नहीं मिल पा रही है वो? क्योंकि अगर नर्सिंग के अंदर जॉब करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर एक पोस्ट देते हैं अपन को कि आपको नर्सिंग ऑफिसर से पहचाना जाएगा, लेकिन आज भी बहुत सारे डॉक्टर से और जो पब्लिक है ना, वो सिस्टर जी के ही पुकारते हैं। ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है रितिका। आपका मेरे पॉडकास्ट पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ एक बातचीत नहीं है, बल्कि नर्सिंग प्रोफेशन की एक आवाज़, उसके संघर्ष और उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण चर्चा है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद है जो एम्स न्यू दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन की आवाज़ को मजबूती से उठाने और उसके सम्मान व अधिकारों के लिए लगातार काम किया है। नॉर्सेट में एंटी-20 के खिलाफ आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है और हमेशा नर्सिंग प्रोफेशन को एक अलग पहचान दिलाने की दिशा में सक्रिय रहे हैं। इनकी एक और एक खास उपलब्धि है कि एम्स नर्सेज यूनियन के इतिहास में पहली बार वाइस प्रेसिडेंट की पद पर निर्वाचित होकर एक इतिहास रचा है। तो आइए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं एम्स नर्सेज यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट राजमल रेगर सर। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू रितिका, मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका बचपन कैसा गुजरा है, स्कूलिंग कैसे हुई है, कहाँ से की है? अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड है और मैं रासमी गांव, चित्तौड़गढ़ का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग गांव से की और गवर्नमेंट स्कूल से की। जब मैं 8th क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे मन में ये ख्याल था कि मैं उदयपुर जाके पढ़ाई करूँ। क्यों मेरे मन में ये ख्याल आया? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी स्कूलिंग, मेरा बैकग्राउंड जो बेस है बहुत मजबूत होगा, तो कहीं ना कहीं मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे आगे पहुंच पाऊंगा। तो मैंने जब सोचा 8th क्लास में था, तब मैंने सोचा कि मैं उदयपुर जाके शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन तब मैंने ट्राई किया तो फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट उतना नहीं मिल पाया, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे कि वो बियर कर सकें, उदयपुर में जाके पढ़ाई बियर कर सकें। उसके साथ ही जब जब मेरी 10th कंप्लीट हो गई गांव में, तो उसके बाद में मैंने उदयपुर मूव किया। तब भी मुझे बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। इवन तब भी हमारे साथ में सेम इकोनॉमिक कंडीशन थी और इसकी वजह से काफ़ी मेरा लेट एडमिशन हुआ 11th क्लास में भी। वो उदयपुर में मैंने बाल विनय मंदिर उदयपुर में जो है उसमें जाके मैंने एडमिशन लिया। उसमें भी हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। इवन जो पैसे की जो बात थी, वो हमें हमारे फादर हैं, उनके दोस्त हैं, उनकी तरफ से हमें हेल्प मिली। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने उस समय पे, ऐसा समय जहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता है परिवार रिश्तेदारों में, जहाँ पे उन्होंने आगे आके ये बोला है कि आपके लिए हम तैयार हैं, आप जाइए। तो सर, आपने 12th के बाद में क्या सोचा कि आपको कौन से प्रोफेशन को एज ए करियर लेना है? आपने नर्सिंग प्रोफेशन ही क्यों चुना? 12th से पहले आपका कोई माइंडसेट था कि हाँ, आपको नर्सिंग ही करनी है, या आपने कभी नीट का ट्राई किया था? हाँ बिल्कुल। नीट से पहले AIPMT होता था और उससे पहले CPMT RPMT हुआ करता था। तो मैंने इवन FMC का भी पेपर दिया। मैं मेडिकल फील्ड चूज़ करना चाहता था। उसके पीछे का रीज़न ये कि जब मैं 8th क्लास में था तो हमारे एक साइंस के टीचर थे। उन्होंने हमें ये बताया, जब वो 11th-12th क्लास में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे, जब क्योंकि सर भी साइंस के टीचर थे तो वो पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे, तो सर ने हमें बोला कि ये सबके लिए नहीं है, जो साइंस लेगा वो उन्हीं को पढ़ना, और बहुत टफ होता है साइंस। तो तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि
हमें साइंस ही लेनी है और साइंस लेने के पीछे कि हमें डॉक्टर्स या मेडिकल फील्ड में हमें जाना है। ये वहीं से शुरुआत हुई इसकी। आपको ऐसी कौन सी चीज़ जो थी वो स्पार्क हुआ आपके अंदर कि हाँ मुझे मेडिकल प्रोफेशन ही चूज़ करना है? और आपके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या चूज़ किया? क्या आप भी जो फ्रेंड्स चूज आजकल होता है ना सर कि मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स लिए तो मैं भी कॉमर्स ले लूँ, तो जी। क्या आपके दिमाग में भी ये था कि जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं वही मैं कर लूँ, या फिर आपने कुछ अलग प्रोफेशन चुना है मेडिकल जो आपके फ्रेंड्स ने नहीं चुना है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बिल्कुल मेरे साथ एक ऐसी ही घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब हम उदयपुर मूव हुए, जब मैं पर्सनली मूव हुआ तो मेरे जो जितने भी दोस्त थे, मेरे जो गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मैथमेटिक्स लिया था। लेकिन मेरे मन में ये ख़्याल पक्का था कि मुझे साइंस बायोलॉजी लेना है। जब मैंने वहाँ जाके हमने बात करी तो उन्होंने ये कहा कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट लेना है? तो मुझे बिल्कुल ये पता नहीं था कि उसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री भी होती है। लेकिन मैंने वहाँ बोला कि मुझे बायोलॉजी लेनी है और मैंने जब बायोलॉजी क्यों लेनी है, तो मेरे मन में यही ख़्याल था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। तो सर आप स्कूलिंग में जब आपने स्कूलिंग की है 10th और 12th की, जब आपका कैसा रहा एकेडमिक परफॉर्मेंस, कैसा आपके कितने परसेंटेज थे? क्या आप शुरू से ही होशियार थे या टॉपर थे क्लास में, या फिर बैक बेंचर थे? जी, तो 10th में मेरे 63.17 परसेंटेज थे। आप शॉक होंगे कि मैं क्लास में टॉपर था। क्योंकि वाओ 63 पे ही आप टॉपर? यस, वाओ। एक गवर्नमेंट लड़का स्कूल मेरे था? साथ में और था, उसके भी सेम परसेंटेज थे और उसके भी 63.17 परसेंटेज ही थी और हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम उदयपुर जाके पढ़ाई करेंगे। उन्होंने मैथमेटिक्स ली और मैंने साइंस बायोलॉजी। तो सर एक परसेंटेज के बेस पे हम कोई गेस नहीं कर सकते हैं कि एक एम्स में नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज देख के तो सर 63 कम ही है। यस, बिल्कुल। आज के कंपटीशन के हिसाब से देखें तो 63 इज ठीक है। उसके बाद में मैंने जब 11th क्लास में मैं उदयपुर गया तो मैंने वहाँ देखा है कि मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड वहाँ लोग हैं। इवन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि परमाणु को ही एटम बोला जाता है। और जब मैम जो केमिस्ट्री हमें पढ़ाती थी तो वो ये कहती थी कि मेथड्स, तो कई सारी मेथड्स वो पढ़ाते थे। तो मुझे ये भी अच्छे से पता नहीं था क्योंकि इंग्लिश हमारी इतनी पुअर थी, जो रूरल एरिया था वहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती है, तो इसीलिए हमारी इंग्लिश बहुत पुअर रही। तो सर आपके 12th में कितने परसेंटेज थे? 12th में मेरे परसेंटेज 78.77 परसेंटेज थे और उसके लिए मैंने बहुत लगातार मैंने 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी भरपूर मेहनत की। मुझे लगता है कि अभी तक जितनी मेहनत मुझे करनी थी मैंने 11th-12th में सबसे ज़्यादा मेहनत की। इसी की बदौलत आज हम एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं। तो सर आप जब आपने 12th की तो 12th करने के बाद में आपने नीट के लिए ट्राई किया होगा, तो सर जी। आपने कितने साल ड्रॉप आउट किए नीट के? देखिए, नीट के लिए जब मैं 12th क्लास में था तो हमारी स्कूल में एक पवन सर थे जो बायोलॉजी पढ़ाते थे और उनका कोई एक इंस्टीट्यूट था कोचिंग, वो वहाँ हमारी स्कूल में ही आके पढ़ाते थे। जो 12th क्लास के स्टूडेंट थे उनको पढ़ाते थे। मैं 11th क्लास में था तो हमारे को भी मौका दिया गया है कि आप भी जाके उस एडिशनल क्लास में जाके बैठ सकते हैं जहाँ पे साइंस बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है पवन सर के द्वारा। और मैं एक बार पवन सर की क्लास मैंने ज्वाइन की थी, उसके बाद में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा है कि अब नेक्स्ट जो भी क्लासेस होगी हमारी कोचिंग से रिलेटेड, हम उसमें मैं जाके उसमें एक्स्ट्रा टाइम में वहाँ जाके बैठूँगा और वो पढ़ाई करूँगा। तो मेरा क्रेज़ था, मैं पहले से ही सोच रखा था कि मुझे आगे नीट क्लियर करना है या AIPMT क्लियर करना है, तो मैं तब से ही शुरुआत करने लग गया था। मुझे पता था कि सिर्फ 11th और 12th की जो पढ़ाई है, जो बुक्स है, उसके बेसिस पे आप वो एग्ज़ाम जो नीट और AIPMT के पेपर्स हैं वो आप क्लियर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एडिशनल इन पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सर आपने एडिशनल पढ़ाई या कोचिंग कोई ली नीट के लिए? हाँ, ज़रूर। मैंने जब मैं 12th क्लास के बाद में एक गैप होता है जो समर वैकेशंस होते हैं, उसमें मैंने क्रैश कोर्स जॉइन किया। 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स जॉइन किया था। लेकिन मैं उसमें भी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब मेरे पास
लगभग 20,000 मेरे पास थे और मुझे वो फ़ीस स्कूल में जमा करानी थी क्योंकि 20,000 ड्यू थे उनके। लेकिन जब मैं फ़ीस जमा कराने जा रहा था तो मेरे मन में ये ख़्याल भी था कि मुझे क्रेश कोर्स भी करना है, उसकी फ़ीस भी 20,000। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं स्कूल में देने से अच्छा है कि मैं क्रैश कोर्स कर लूँ। मैं स्कूल में बाद में डिपॉज़िट कर दूँगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो। फिर मैंने वो पैसा पूरा क्रैश कोर्स में जमा करा दिया और मेरी बहुत अच्छी रैंक वहाँ पे आई। जब हमने फर्स्ट टेस्ट हमने वहाँ पे दिया, तो मेरी 11th रैंक थी। मतलब आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स मेरी 11th रैंक थी और जो वाह। 10th जो बच्चे हैं 10 जो टॉप 10 बच्चे हैं, हम्म। वो आज किसी न किसी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स हैं। तो सर अपनी नीट की जर्नी बताइए और नीट से आप नर्सिंग की जर्नी बताइए मुझे। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम एक कोर्स होता है जो नर्सेज के लिए होता है और एक बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। उसके लिए मैंने अप्लाई किया 2011 में ही और मेरे मन में ये भी ख्याल था कि मैं साथ में कोचिंग भी करूँगा और मैं तैयारी भी करता रहूँगा। तब तक मेरे मन में ये ख्याल नहीं था कि मैं जॉइन कर लूँगा बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कुछ भी। लेकिन मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था। जब फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जब उसकी काउंसलिंग की डेट आती है, तो जब मेरे घर पे लेटर आता है, तो जीएनएम की काउंसलिंग पहले होती है, तो घर पे लेटर आता है तो फादर बोलते हैं कि एटलीस्ट आप एक बार जाइए और वहाँ देखिए, बाद में देखना आपको करना है नहीं करना है, बाद में डिसाइड करना। तो मैं जयपुर गया और मेरा काउंसलिंग में उदयपुर मुझे सेंटर मिल गया। मैंने वो सेलेक्ट भी कर लिया, मैंने कहा ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको और मुझे उदयपुर एमबीजीएच हॉस्पिटल अलॉट हो गया। तो सर आपने जीएनएम करने के बाद में ऐसा क्यों सोचा कि आपको एम्स इंस्टीट्यूट ही चुनना चाहिए अपने करियर के रूप में? व्हाई नॉट राजस्थान? जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो सर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपने क्यों नहीं ट्राई किया, या फिर ट्राई किया या फिर हुआ नहीं, या फिर आप एम्स में ही, या फिर आपका ड्रीम था कि आपको एम्स में ही जाना है? कुछ तो रीज़न होगा कि एम्स आपने चूज़ किया है। और अगर आपने एम्स दिल्ली लिया है, तो आपके दिमाग में कभी ये भी क्वेश्चन आया होगा कि मैं एम्स जोधपुर जाऊं, तो एम्स जोधपुर तो और पास पड़ेगा ना, तो आपने एम्स दिल्ली ही क्यों चूज़ किया? देखिए, जब आप नर्सिंग कर रहे होते हैं तो आपके कई सारे सीनियर्स भी होते हैं। हाँ। तो सीनियर्स आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब मिल सकती है, आप एक बहुत ही अच्छी जगह से ट्रेनिंग कर रहे हो। और जहाँ से मैं ट्रेनिंग कर रहा था आरएनटी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। इवन वहाँ पे सारी स्पेशलिटीज़ आप देखेंगे तो ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी सारी स्पेशलिटीज़ वहाँ पर है। तो हमें जो एक्सपोज़र मिलता है, वो बहुत अच्छा एक्सपोज़र होता है और हमने क्लिनिकल ड्यूटीज़ बहुत अच्छे तरीके से करी और जो हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ थी, वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से करी। उसके साथ ही जब हमारी नर्सिंग कंप्लीट हो गई, तो हमारा एक ड्रीम बन गया कि हमें एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में लगना है, लाइक रेलवे, ईएसआईसी या फिर दिल्ली एम्स में। तो आपने पूछा है कि दिल्ली एम्स ही क्यों चुना आपने? हाँ। तो मेरे मन में ये ख़्याल था कि दिल्ली एम्स मिलेगा तो मैं उसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँगा और दिल्ली एम्स फर्स्ट प्रायोरिटी रखने का रीज़न यही था कि यहाँ पे क्लिनिकल कॉम्पिटेंस काफ़ी अच्छा है स्टाफ का, जो यहाँ से कोई भी जो एक्सपीरियंस लेके जाता है कहीं पे, तो उनकी फ़ॉरेन में भी आप देखेंगे उनकी बहुत अच्छी डिमांड है। और यहाँ पे अगर कर लिया, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूट में कौन वर्क नहीं करना चाहेगा? इसीलिए मैंने एम्स दिल्ली को चुना। लेकिन आपका सवाल था कि एम्स जोधपुर आपके नियर बाय है, लेकिन आपने एम्स जोधपुर को नहीं चुना। तो एम्स जोधपुर का जो रूट है हमारे गाँव से, वो थोड़ा-सा अलग है, इस वजह से वहाँ डायरेक्टली ट्रेन की फैसिलिटी नहीं है आने-जाने के लिए, तो वो थोड़ा-सा टफ़ है। इसीलिए मैंने एम्स दिल्ली को ही कंटिन्यू किया और मैंने एम्स जोधपुर जाने का फ़ैसला ड्रॉप कर दिया। तो सर अगर सीधा रूट होता आपके एम्स जोधपुर जाने का, या फिर एम्स जोधपुर आपके गांव के पास होता, तो क्या आप प्रायोरिटी एम्स जोधपुर को देते या नहीं देते, या फिर आप अभी भी एम्स दिल्ली ही जाते हैं? येस, डेफ़िनेटली मैं एम्स जोधपुर को प्रायोरिटी देता अगर वो मेरे गाँव के बिल्कुल करीब होता, और मेरे लिए वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता, तो मैं एम्स जोधपुर प्रेफ़र करता। अच्छा, तो अभी आप जब एम्स में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो उसके बाद में आपको आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिले? एक स्टूडेंट लाइफ से जब आप इन सर्विस हो गए, तो क्या-क्या फ़र्क नज़र आया कि हाँ, मेरी लाइफ में ये सारे चेंजेस हो गए, और
आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट लाइफ भी अच्छी थी या फिर जॉब वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी है? देखिए, स्टूडेंट लाइफ किसको अच्छी नहीं लगती, वो गोल्डन पीरियड होता है स्टूडेंट गोल्डन, लाइफ, ठीक है। सही है। और स्टूडेंट लाइफ में आज भी हम मिस करते हैं, यस। ठीक है। आज भी हमारी जब भी गेट टुगेदर होती है या हमारे कॉलेज की एलुमनी मीट होती है, तो उसमें हम उन बातों को, उन इवेंट्स को याद करते हैं जब हमने स्कूलिंग या कॉलेज टाइम में हमने बिताया है। तो डेफिनेटली वो मैं कहूँगा कि स्कूलिंग इज़ बेस्ट, वो गोल्डन टाइम होता है आपका। तो उसके लेकिन एक समय बाद में आपको स्विच करना ही होगा, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, आपको जॉब में जाना है। अगर आपने एक डायरेक्शन सेट किया है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कोई जॉब चाहिए, तो आपको किसी न किसी जगह पे आपको एम्प्लॉय होना ही होगा। और मेरे लिए मुझे लगता है कि बेस्ट जगह मुझे जो फर्स्ट जॉब मेरी मिली और वो एम्स दिल्ली मिली, तो मैंने उसको फर्स्ट चूज़ किया। तो सर आपने कभी स्टेट गवर्नमेंट का ट्राई भी किया था या फिर आपके फर्स्ट में ही सिलेक्शन हो गया एम्स दिल्ली में? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और आप राजस्थान का अगर सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पे बोनस का सिस्टम चलता है। यानी आपने कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो वहाँ पे आएगी, उसमें आपने 2 साल, 3 साल, 5 साल आप जॉब करेंगे, और वो भी कितना 7,990 रुपीज़ में आप मंथली करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे, आप सोचिए कि 7,000 या 8,000 में आप अपने एक परिवार को कैसे चला सकते हैं। तो मैंने पहले से ही, मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे राजस्थान में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करनी ही नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने ऑप्शंस थे, और जब हम आप कहेंगे तो एक अच्छी सैलरी है। अगर बड़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत अच्छी सैलरी है, तो क्यों हम उसको चूज़ ना करें। एसीएम में कोई कमी नहीं है, हमारे पास में सब कुछ है, हम क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंसी है हमारे पास में। तो मुझे लगता है कि हमें एम्स जैसे इंस्टीट्यूट को हमने प्रेफर करना चाहिए, और हमने उसको किया। तो एम्स में जो सैलरी अभी आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होती है, क्या आप बता सकते हैं कितनी अभी आपकी सैलरी? देखिए, वैसे सैलरी और कुछ चीज़ें एज जो होती है वो पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन सैलरी एक अच्छा अमाउंट, नियरली 1 लाख रुपीज़ आपको मंथली सैलरी मिल जाती है। और इन अकाउंट अगर आप देखेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। वो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है कि कुछ आपकी ईएमआईज़ चल रही है, तो डायरेक्टली जब कट जाएगी तो उसमें से वो उसी में से कटेगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ईएमआईज़ जा रही है, और किसी में आपकी कट हो रही है, तो वो आपने सोसाइटी का लोन ले रखा है तो उसमें से कट हो जाएगा। तो सर आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जब आप सेलेक्ट हुए एम्स में, तो कितने साल तक आप वर्क किया वहाँ पे? कितने साल तक आपने वर्क किया एम्स में? उसके बाद में आपको अंदर से वो स्पार्क कहाँ से मिला, वो चिंगारी कहाँ से जगी आपके अंदर कि आपको एम्स नर्सेस यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट बनना है? देखिए, ये स्पार्क की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये बहुत पहले से मेरे अंदर था, और जब हम स्टूडेंट थे कॉलेज में, तो तभी हमारे माइंड में ये बात थी कि हमें लीडरशिप करनी है, नर्सिंग में लीडरशिप करनी है। और हमने कॉलेज टाइम में भी लीडरशिप की, और कई सारे इश्यूज थे हॉस्टल में, फैसिलिटीज़ को लेके देख सकते हैं, या फिर हमारे साथ में एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें थर्ड ईयर में हम 80% बच्चे फेल हो गए थे। तो उसके लिए भी हमने स्ट्रगल किया, हम राजधानी जयपुर तक गए, और फाइनली उसके अंदर हम बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुए। तो वो स्पार्क पहले से था। और जब मैं एम्स दिल्ली मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे मन में यही ख्याल था कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बदलाव की जिनमें ज़रूरत है, और हम उनमें प्रयास करेंगे तो बदलाव संभव है, हम करवा सकते हैं। तो सर आप बचपन से ही लीडरशिप की क्वालिटी थी आपके अंदर, और कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलने की आवाज़ है आपके अंदर, और आप आगे आना पसंद करते हो कि हाँ मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। बिल्कुल, हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। उसके साथ ही मैं आपको ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे तरीके से निभानी चाहिए। एज़ ए नर्सिंग ऑफिसर, एज़ ए सन, एज़ ए डॉटर, हमें जो भी फैमिली में हो, हमारे जहाँ पे हमारी जॉब है वहाँ पे हो, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से निभानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, राइट्स के लिए बिल्कुल लड़ना चाहिए। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या जो भी आपके राइट्स हैं, उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है अच्छे से।
तो सर जब आप एम्स नर्सेज यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आप इलेक्ट हुए थे, तो सर आप कितने साल बाद नर्सिंग ऑफिसर जब आप ज्वाइन हुए उसके कितने साल बाद आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे? लगभग 4 साल मेरी जॉब हो चुकी थी और मेरे मन में ये ख़्याल था कि हमें लीडरशिप में जब आगे जाना है, तो एम्स नर्सेज़ यूनियन में क्यों नहीं जाएँ? और हमने और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हमें वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट करना चाहिए। तो सर एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या-क्या संघर्ष करना पड़ा और आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो प्लीज़ हमें बताइए? देखिए, वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है। आप जब लीडरशिप में आगे जाएँगे तो आप देखेंगे, लोगों से बात करेंगे तो उनके साथ में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो कई सारे इश्यूज़ फेस करते हैं। तो इश्यूज़ जब फेस करते हैं तो आपको उनका सॉल्यूशन बनाना है, आपको उनको सॉल्यूशन देना है। उनकी एज़ पॉसिबल एज़ जो भी हेल्प हो सकती है वो आपको करनी है। तो ये जो अंदर से थी मेरे अंदर कि नहीं, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, सोशल भी हेल्प करनी है, और जब आप लीडरशिप में भी आप रहेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक मौका मिलेगा, एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो उस डिफ़िकल्टी नहीं कह के मैं ये कहूँगा कि अ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी की भी हेल्प करता हूँ तो। तो सर वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद में आपके ऊपर आपके वर्क का थोड़ा-सा और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था? मतलब एक तो नर्सिंग ऑफ़िसर का भी आपके ऊपर है कि आपको वो भी वर्क करना है ड्यूटी के बाद में, और फिर आपको वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट मिली है, उसपे भी सर कुछ-कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वाइस प्रेसिडेंट की, वर्क होता है। तो सर क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वाइस प्रेसिडेंट की, वो भी बताइए हमें? देखिए, जब आप एम्स नर्सिंग यूनियन में जाते हैं, आप इलेक्ट होते हैं किसी पोजीशन पर एज़ ए वाइस प्रेसिडेंट, जैसे मैं इलेक्ट हुआ, कोई भी पोस्ट पे अगर आप इलेक्ट होंगे तो आपको एज़ ए नर्सिंग ऑफिसर का रोल तो वैसे ही निभाना है जैसे आप निभा रहे हैं। हुँ। लेकिन ये एक एडिशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि आपको एज़ ए वाइस प्रेसिडेंट भी आपको अपना काम करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभानी है। तो जो अपना जो ड्यूटी आवर्स है, उसके बाद में जो आपके पास में टाइम बचता है, वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में देते हैं। नॉर्मल जो इंसान हैं, नॉर्मल जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारे साथ में काम करते हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, वो घर पे जाके अपना काम करेंगे या यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाएँगे, एनीथिंग जो भी हुँ, उनके हुँ। मन में आता है वो अपनी लाइफ़स्टाइल में या कहीं घूमने का, कई लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता हुँ, है। तो वैसे ही मुझे ऐसा शौक है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। और हुँ। लोगों के लिए मैं उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकूँ। और मेरे मन में ये ख़्याल था कि नहीं, नर्सिंग फ़ील्ड में बहुत बदलाव की ज़रूरत है और स्कोप बहुत है कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो एम्स नर्सेस यूनियन में सर वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद में सर आपका क्या-क्या रोल है? वहाँ पे आप क्या-क्या स्पेसिफिक काम करते हो? क्या रोल रहा आपका वहाँ पे? और आपने अभी तक कौन-कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो आपने सॉल्व की है? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और जब हम इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे थे हुँ, हुँ। और जब हम अपना कैंपेन कर रहे थे, तब भी हमारे कई कलीग्स हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हुँ, या रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या-क्या है? तो तब भी मैंने उनको बहुत अच्छे से आंसर दिया था कि देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट का रोल है वो प्रेसिडेंट के जस्ट बाद आता है। हुँ, इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज़ ए प्रेसिडेंट हुँ, और उनके साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। वो किसी भी ऑफ़िशियल मीटिंग में जब जाएँगे, तो हम साथ में जाएँगे, या फिर वो कभी बाहर गए हैं, प्रेसिडेंट जब बाहर गए हैं किसी वजह से या अपने घर गए हैं या वो लॉन्ग लीव पे हैं, तब एक वाइस प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो एज़ ए प्रेसिडेंट अपना रोल निभाए और पूरी यूनियन को सँभाले। तो सर आपने वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद में ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है नर्सेस की जो आपने अच्छे से सॉल्व की हो? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं और नर्सेस डे टू डे जो डेली है रूटीन है, उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है जो हमारे नर्सेस हैं, जो हमारे साथी वो फेस करते हैं। मैं स्पेसिफिक 1-2 आपको ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो नर्सेस ने फेस की और उसका सॉल्यूशन मैंने अपने पर्सनल लेवल पे बात करके किसी भी तरीके से उसका सॉल्यूशन किया। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई और एक नर्सेस जो हमारे एम्स में वर्किंग है, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि सर, हमें बेग अलाउंस अभी हमारा रोक दिया गया है और अकाउंट सेक्शन वाले हमारे को देने से मना कर रहे हैं। इवन वो हमारा फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
रियम्बर्समेंट फॉर्म उसमें क्लेम करने के लिए लगता है, वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तब मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि अभी नर्सिंग ऑफिसर्स एंटाइटल नहीं हैं बेग अलाउंस के लिए। तो ऐसे ही हमारे एक स्टाफ जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं एक सेंटर पे एम्स में ही वर्किंग है वो हमारे पास में आते हैं और बताते हैं कि सर हमें बेग अलाउंस देने से मना कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेग अलाउंस क्या चीज़ होती है। बेग अलाउंस जो एम्स में जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या फिर और भी कैडर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर के अलावा भी जितने कैडर्स हैं, उन सबको एक बेग अलाउंस मिलता है। लेडीज़ पर्स ले लो या फिर ऐसा कोई भी बेग जो ऑफिशियल वर्क के लिए काम आता है वो ले लो, तो आपका जो उसका रिइम्बर्समेंट है उसमें कैपिंग है लेवल के अकॉर्डिंग्स। तो वो कैपिंग तक आपको अमाउंट वापस रिइम्बर्समेंट एम्स की तरफ से हो जाता है। तो उसमें हमने यही किया था कि जब हम वहाँ पे जब अथॉरिटी से बात की हमने और उनको जब एक्सप्लेन किया है कि एम्स ने बेग अलाउंस देना बंद नहीं किया, और अगर किया है तो उसका आप ऑर्डर दिखा दीजिए, उसका कोई सर्कुलर आपके पास में होगा वो आप दिखा दीजिए, लेकिन उनके पास में कोई ऑर्डर्स नहीं थे। तो मेरा यही कहना था कि मैंने उनको क्लियरली ये बोला है कि आप इस फॉर्म को एक्सेप्ट करिए और जो भी आपका कमेंट हो आप उस पे लिख के दीजिए, वी विल एक्सेप्ट इट। तो उसके बाद में जब हमने देखा तो उनको बेग अलाउंस उनके कुछ दिनों बाद में उनके अकाउंट में आ गया। ये एक इशू था जिसको हमने सॉल्व किया। उसके साथ ही हमारे एम्स में एक सिस्टम है, एक गाइडलाइन है कि कहीं पे भी आपको कॉन्फ्रेंस में वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करना है तो हम एंटाइटल हैं। ईयरली जो अभी गाइडलाइन भी रिवाइज हुई है, ईयरली आप एक बार कोई भी कॉन्फ्रेंस विद रजिस्ट्रेशन टीएडीए के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एम्स में एक प्रोविज़न है जिसमें जैसे आपको कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करनी होती है उसके लिए आपको एक प्रॉपर परमिशन लेनी होती है। तो ऐसे ही हमारे एक स्टाफ ने एक परमिशन के लिए अप्लाई किया टाइमली। उसके बाद में कुछ दिनों तक उनकी ऑफिस में वो पेपर पड़ा रहा। उसके बाद में वापस जब उनके पास में आता है तो कुछ रेक्टिफिकेशन उनसे मांगा गया और फाइनली वो डिपार्चर ले चुके थे और वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आए तो उनको लगा, और उनके जो कंसर्न अथॉरिटी थे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आप विदाउट इन्फॉर्मेशन आप लीव किया है आपने, तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, आपको मेमो मिल सकता है। तो उन्होंने ये बात जब मुझे बताई तो मैंने उनको यही कहा है कि आप डरिए मत, आप परेशान मत होइए, जो भी आपकी बात है आप हमारे सामने रखिए और हम अथॉरिटी से बात करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। तो जब हमने बात करने के लिए उनको बोला और उन्होंने अपने कंसर्न अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने यही कहा कि फाइनली कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन लिख दीजिए जिसकी वजह से हम उसको एक्सेप्ट कर लें। और हमने जब अथॉरिटी से मैं पर्सनली मैं बात करने गया और बात करके फाइनली उनकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई और उनको प्रो बोनो में वो परमिशन मिल गई और टीएडीए और रजिस्ट्रेशन फ़ीस उनकी रिफ़ंड भी हो गई। तो सर क्या आप एम्स तक ही लिमिट है या फिर एम्स के बाहर भी आप नर्सिंग स्टूडेंट का सोचते हैं कि उनके लिए भी आपने कुछ अच्छा सॉल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया हो? ऐसा कोई किस्सा सुनाइए सर जो आपने एम्स के बाहर नर्सिंग बच्चों के लिए कुछ किया हो। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही। जब आप लीडरशिप में जाते हैं या एम्स की लीडरशिप हो या बाहर भी लीडरशिप करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एम्स के नर्सिंग ऑफिसर्स की सुननी है। एज ए वाइस प्रेसिडेंट, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्स नर्सिंग यूनियन, आपको एम्स के लोगों की सबसे पहले सुननी है। लेकिन उसके साथ ही आपको एम्स से बाहर भी कई लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपसे कुछ प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन पूछते हैं। और जब हम बात करते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको नहीं पता होती है। तो हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पता है हम उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं। और बहुत सारी कभी-कभी ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो उनका सॉल्यूशन थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन हम उनको फाइनली कोई ना कोई सॉल्यूशन देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि आप इस मैटर में आप ऐसे करिए। सर ऐसा कोई किस्सा जो आपने एम्स के बाहर नर्सिंग बच्चों के लिए कुछ किया हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन? मैं स्पेसिफिक बात पे आ जाती हूँ कि 80-20 के खिलाफ जो रेशियो बनाया था, 80-20 जो नोरसेट के अंदर, तो सर आपने इसमें क्या भूमिका निभाई और क्या आप भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे? जी, बिल्कुल। और मैं तो बहुत आगे रहकर इसको लीड कर रहा हूँ और लगातार हम इस पे कुछ काम कर रहे हैं। और जब ये रूल्स आया था, जब आपको पता होगा कि 27 जुलाई 2019 को सीआईबी की मीटिंग हुई
फोर्थ जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि 80% हम फीमेल्स को लेंगे और 20% रिमेनिंग जो पोस्ट है उसमें हम मेल्स को लेंगे। तो तब से लेकर इवन मैंने जब हमने स्टार्ट किया था, जब कोविड आने से पहले का जो टाइम था 2020, जब फर्स्ट वैकेंसी एम्स नागपुर और एम्स पटना की जब आती है, तो उससे आने से पहले ही हमने जयपुर के अंदर एक बहुत अच्छी गैदरिंग की। 300 प्लस जो वहाँ पे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके साथ में हमने जाके बातचीत की, उनको बताया कि इस तरीके का रूल आया है जो आपके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इवन पूरे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए ही वो रूल अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भी एम्स तक ही सीमित है, हम एम्स से बाहर भी, जबकि मैं तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर मुझे प्रॉपर सैलरी मिलती है, मुझे मंथली जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो मुझे सैलरी मिल जाती है। लेकिन फिर भी हमने सोचा है कि नहीं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी बेरोजगार बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमने उनके लिए किया और लगातार हम उनमें प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ में हमने जंतर मंतर में बहुत अच्छा एक धरना प्रदर्शन किया, सीरीज जो प्रोटेस्ट भी हमने किया, सिग्नेचर कैंपेन्स, ट्विटर कैंपेन्स हमने बहुत सारे किए, कई सारे हमने वेबिनार्स किए, कई सारे सेमिनार जो होते हैं उसके अंदर भी इस इशू को लेके गए कि बैरियर इन नर्सिंग के टॉपिक से हम उसमें अंदर लेके गए, उस पर हमने डिस्कशन किया है। तो सर आपने इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी 80-20 क्यों नहीं हटा? कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि इस पूरे सिस्टम में आपको लगता है कि हाँ इस जगह पर ही प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, 80-20 रेशियो सोल्व नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? अगर आपके पास कोई नर्सिंग ऑफिसर आया, बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आते हैं, जैसे आपने बेग अलाउंस का बताया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस वाला भी बताया, वो प्रॉब्लम आपने एक बार में सॉल्व कर दी। तो सर ये थोड़ा सा बड़ा इश्यू है, आई नो, बट सर ये कहाँ तक चलेगा, या कभी ये ख़त्म होगा भी या नहीं होगा? और आप इसको और हटाने के लिए या इसके खिलाफ करने के लिए आप क्या करोगे, इसके 80-20 को हटाने के लिए? देखिए 80-20 जैसा रूल कोई एक, आप अगर उसको ऐसे देखेंगे तो कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी का एक सिम्टम्स है। तो जो मेन जो हमारे साथ में जो बीमारी है, मतलब हमारे सिस्टम में जो बीमारी है, वो ये बीमारी है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन किसी भी बॉडी, लाइक CIB, आप CIB को ही देख लीजिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो बॉडी है उसके अंदर नर्सेस का रिप्रेजेंटेशन 0 है। IB है, इंस्टीट्यूट बॉडी है किसी भी इंस्टीट्यूट की, उसके अंदर भी नर्सेस का रिप्रेजेंटेशन 0 है। गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर भी नर्सेस का रिप्रेजेंटेशन 0 है। तो जब जहाँ पे पॉलिसी नर्सेस के लिए बन रही है और वहाँ पर भी अगर नर्सेस ही नहीं हैं तो पॉलिसी हम पे थोपी जाती है, वो हमारे वेलफेयर या हमारे नर्सेस की को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी नहीं बनाई जाती, वो उनको दबाने के लिए बनाई जाती है। तो सर अपना रोल क्यों नहीं है, एक नर्सिंग ऑफिसर का रोल क्यों नहीं होता है? अगर कोई भी पॉलिसी अगर नर्सेज के लिए या नोरसेट के अंदर 80-20 भी हुआ, कोई भी रूल अगर नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर बन रहा है, तो हमारी भागीदारी क्यों नहीं होती है वहाँ पे? सर क्या आपने कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और लगातार जब से मैं वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ उससे पहले से ही हमारा जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है और उस विज़न के अंदर हमने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि एडिक्वेट नर्सेस रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग बॉडी के अंदर होना चाहिए। जब तक एडिक्वेट नंबर में नर्सिंग पर्सनल पॉलिसी वाली जो बॉडीज़ है उसमें अंदर नहीं होंगे, तब तक ऐसे रूल्स बार बार आते रहेंगे। आज 80-20 देख रहे हैं, कल कोई और रूल देखेंगे, कोई सोशल मीडिया गाइडलाइंस आएगी या कोई भी ऐसी गाइडलाइन आएगी जो आपके खिलाफ हो सकती हैं, यानी आप आने के बाद में उसके लिए फ़ाइट करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन जब वो आ रही होती है, जब वो फॉर्मुलेशन हो रहा होता है, जब ड्राफ्ट बन रहा होता है, तब आपका कोई रोल नहीं है, तब आपसे नहीं पूछा जाता है। तो सर जब ये पॉलिसी बनती है, जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी बुलाकर क्या उनका भी नहीं सुनते हैं कि उनका क्या है जवाब? देखिए, जब भी उनका ऐसी ओपिनियन नहीं लेते जब भी क्या? हमारी जानकारी में आता है कि ऐसी कोई पॉलिसी बन रही है, लाइक अभी नर्सिंग ऑफिसर की रिसेंटली एक एम्स में जो स्टडी लीव है उसको लेके एक न्यू गाइडलाइन बनी है। इवन 2017 की जो गाइडलाइन है उसको रिवाइज किया गया है। तो जब रिवाइज किया जा रहा है तो वो जब कमेटी फ्रेम हुई तो कमेटी में नर्सिंग ऑफिसर कोई नहीं है, उसके अंदर CNO मैम है, और लेकिन एम्स नर्सिंग यूनियन से उसके अंदर कोई मेंबर नहीं है, कोई एक्सपर्ट अलग से नहीं रखा गया है।
तो इसके लिए हमने पर्सनली, मैंने जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि ऐसी गाइडलाइन बनी है और हमें उसके लिए एक लेटर लिखना चाहिए कि हमें एज ए मेंबर उस कमेटी के अंदर रखा जाए, या फिर अगर हमें नहीं रख सकते तो हमारे अंदर कई सारे डॉक्टर्स इन नर्सिंग हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनको रखना चाहिए ताकि वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन वहाँ दे पाए और एक बेस्ट गाइडलाइन निकल के आए। तो ये हुआ नहीं अभी तक? आपने अगर बोला कि हमें आगे हमारी भागीदारी होनी चाहिए, हमें भी आगे अपने ओपिनियन रखने का हक है, तो सर ये सब कब होगा एम्स में? देखिए, एम्स नर्सिंग यूनियन अपने प्रयास करती है और ये सब कुछ एम्स नर्सिंग यूनियन की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि किसी भी मुद्दे को लेकर वो कितनी फाइट करती है, हम्म, कितना संघर्ष करती है, कितना उसका फॉलोअप्स करती है। तो ये सब कुछ चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रॉपर फॉलोअप है और आपका डायलॉग किया आपने ऑथोरिटी से, आपने मिलकर डिसीजन कुछ डिस्कस किया है, तो कुछ ना कुछ उसका आउटपुट निकल पाएगा। लेकिन सिर्फ आपने अपनी औपचारिकता पूरी कर दी कि सिर्फ एक लेटर दे दिया और हो गया, तो उससे कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाता। तो सर एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, अगर आपको एम्स का डायरेक्टर बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो सर आप सबसे पहला रूल क्या चेंज करेंगे? कि ये सबसे अजीब लगता है मुझे रूल, मुझे अच्छा नहीं लगता है, सबसे पहले मैं इस रूल को चेंज करना चाहता हूँ जिससे नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर थोड़ा सा अलर्टनेस आए, अवेयरनेस आए और नर्सिंग प्रोफेशन भी एक ऊंचाई पे जा पाए, थोड़ा सा आगे बढ़े नर्सिंग प्रोफेशन भी। देखिए, एज ए डायरेक्टर अगर मुझे नर्सिंग के वेलफेयर के लिए कुछ करना है तो मैं एक बहुत अच्छा डिसीजन लेना चाहूँगा। ओनली एक पोस्ट है CNO, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर नर्सिंग होना चाहिए, जिसकी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ बनती है उसके डिसीजंस वो डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या नर्सिंग के जो डायरेक्टर हैं वो ही लें, ना कि जो अदर कैडर के लोग हैं या अदर कैडर से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं वो लें हमारे। तो सर आज दिन तक आपने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, आपने कभी बोला नहीं कि अगर हमारी नर्सेस के रिलेटेड कोई पॉलिसी बन रही है तो डॉक्टर्स को क्यों ये हक दिया जा रहा है कि वो नर्सिंग प्रोफेशन की ये पॉलिसी डिसाइड करेंगे? क्या हमारा कभी भी हक नहीं बनेगा क्या कि हाँ हम भी हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए एक डिसाइड करें कि हाँ ये पॉलिसी बनेगी या नहीं बनेगी? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं कि ऐसे हम किस तरीके से एफर्ट्स करें या फिर कैसे हो सकती है ये पॉसिबल चीज़ें, आज हमारे पास में जो एम्स नर्सिंग यूनियन है उसमें 8 ऑफिस बियरर्स की पोस्ट हैं। उसमें एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर की पोस्ट है और 4 जॉइंट सेक्रेटरी हैं। उसके साथ ही हमारे पास में 25 एग्जीक्यूटिव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स के एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है, लाइक हमें कोई स्ट्रगल करना है, कोई संघर्ष करना है, हमें कोई भी लेटर देना है एडमिनिस्ट्रेशन को या मिनिस्टर को या कहीं पे भी हमें कुछ बात रखनी है, तो सबसे पहला एक जो फॉर्मल तरीका होता है, सबसे पहला होता है कि हम उनको लिख के दें और हम एक अपनी जो डिमांड है वो उनके सामने प्रस्तुत करें। तो EBM होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी की एक मीटिंग होती है, उसमें एक डिसीजन होता है सबसे मिल के कि ये हमें करना है और फाइनली उस पर एक लेटर लिखा जाता है। उसके बाद के स्टेप उसके बाद में होते हैं और कई बार हमारी डिमांड्स को नहीं माना जाता है, तब उसके आगे के स्टेप लेने के लिए भी हमें EBM करके, या जब बड़ा डिसीजन कोई लेना होगा स्ट्राइक जैसा, तो हमें GBM करनी होती है। क्या आपने इस नर्सेस के रिलेटेड जो आप बात कर रहे हो कि हमारा नर्सेस में जो नर्सिंग ऑफिसर जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसके अंदर कोई भी पॉलिसी या रूल बन रहा है तो एक डॉक्टर्स या इनको हक दिया जाता है कि हाँ आप ये पॉलिसी बना दीजिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि हमारा जो भी पॉलिसी बने नर्सिंग प्रोफेशन की उसका जो हक है एक नर्सिंग ऑफिसर या एक नर्सेस का ही कोई होना चाहिए। तो सर आपने इसके खिलाफ कभी आवाज़ उठाई है? आपने क्या इसके अंदर रोल किया है देखिए, इस रूल ये को बदलने के लिए? देखिए, ये जो इशू है ये छोटा इशू नहीं है और ये बहुत ही लॉन्ग इशू है, बड़ा इशू है। यानी हमने इसको लॉन्ग टर्म गोल में रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक हमारे जितने भी कलीग्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनको इवन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको लगता है कि चलो 80-20 आया तो उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, या कुछ भी ऐसी पॉलिसी आई है उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, फिर वो इशू समाप्त हो जाता है या तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है,
या फिर वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि इसकी रूट कोज़ प्रॉब्लम क्या है, यानी इसकी मेन रूट कोज़ अ, क्या है, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो ऐसा हमारे साथ में बार-बार ऐसा होता है। तो वो एक ही रीज़न है कि हमारी पॉलिसी में कोई भी हमारे नर्सेस नहीं हैं। तो जब मैं एम्स नर्सेस यूनियन के इलेक्शन में जब आया और तो मैंने देखा कि ऐसा नहीं है आज की डेट में एम्स में, तो हमने हमारे विज़न में क्लियरली लिखा है कि एडुकेट नर्सेस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में। तो उसके लिए हम लगातार एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं और जब हमने जितने भी हमारे स्ट्रगल हुए हैं, इवन हमने जब जंतर मंतर पे 22 जून 2025 को जब हमने धरना दिया, तो उसमें भी इस माँग को मुख्य रूप से उठाया। और लगातार जब तक हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। नर्सिंग प्रोफेशन को लेकर सर आपका क्या विज़न है? आप नर्सिंग प्रोफेशन में क्या चेंजेस कर देंगे? अगर आप वापस अभी इलेक्शन के लिए खड़े होंगे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, तो सर आप नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर क्या चेंजेस करेंगे? आपका क्या विज़न है? और क्या-क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है कि नर्सिंग प्रोफेशन में मुझे ये बहुत मेजर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इसको मैं सोल्व करना चाहता हूँ। अगर मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आता हूँ तो ये सारे जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर, जो बाहर के भी बच्चे हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, उनके साथ रहकर मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता हूँ। कोई अपना विज़न भी बताइए और प्रॉब्लम सोल्व कैसे करोगे और क्या प्रॉब्लम है सब बताइए। देखिए, आपने बहुत लंबे तरीके से क्वेश्चन पूछा है, हाँ। लेकिन मैं एक-एक करके सबका जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोफ़ेशन है, उसको देखिए आप किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, यानी उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड के लिए एक देखिए स्टैंडर्ड ऑलरेडी जो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड हैं, वो ऑलरेडी सेट हैं। तो जब भी आप किसी भी प्रोफ़ेशन के लिए बात करते हैं, तो उसमें एक ये होना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड जो सेट है ऑलरेडी, हम उसको कितना ऊपर हैं, मतलब इक्वल हैं या नहीं हैं, या फिर बिलो द स्टैंडर्ड है। तो आप क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, आज हम देखेंगे कि क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी किसी भी प्रोफ़ेशन का नाम क्यों होता है। आज डॉक्टर्स इंडिया में बहुत सारे हैं, या भारत में भी हैं, मतलब सॉरी, इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन जानते कुछ ही लोगों को हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर्स अच्छे हैं, एक अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमें वो मानक बनाना पड़ेगा कि ये एज़ ए नर्सिंग ऑफ़िसर इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छी केयर देते हैं, या इनकी तरफ से जो भी एज़ ए नर्सिंग ऑफ़िसर जो इनकी तरफ से जो केयर प्रोवाइड की जाती है, वो बेस्ट है, तभी हमारा नाम होगा। कई सारे आपको इंसिडेंट सुनने में आते हैं कि कहीं पे बस में या फिर कभी भी ट्रेन में ऐसी अ, अनएक्सपेक्टेड होता है कि कई बार जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनकी डिलीवरी होती है, तो कई बार ऐसा मैसेज आता है कि नर्सेस ने वो डिलीवरी अच्छे से कराई वहाँ पे भी। तो नाम कब होगा या उस स्टैंडर्ड पे कब जाएँगे, जब हमारा एक क्लिनिकल कॉम्पिटेंस अच्छा होगा, एकेडमिकली हम साउंड होंगे, हमारा नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा और क्लिनिकल कॉम्पिटेंस अच्छा होगा, तो हमारा नाम भी होगा और हमारे नाम से ही हमारे प्रोफ़ेशन का नाम होगा। तो उसके साथ ही ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो इसके साथ ये तो एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप होल द प्रोफ़ेशन जब आप देखते हैं, तो एक चीज़ है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, वो है कि एडिक्वेट नर्सेस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ में। यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। उसके साथ ही एकेडमिक लेवल पर भी हम देखेंगे, तो एम्स नर्सेस यूनियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं तो ये कहूँगा कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी संस्थान का, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ रेगुलर करवाएँ, ताकि स्टाफ की कॉम्पिटेंसी जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी है या एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज़ हैं, वो उसमें बेस्ट बन पाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर आपकी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ। और एज़ ए वाइस प्रेसिडेंट और आगे आने वाले फ्यूचर में मैं प्रेसिडेंट बनूँगा, तो मेरी ज़िम्मेदारी रहेगी कि मैं एम्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर कोलैबोरेशन में, या फिर पीजीआई के साथ कोलैबोरेशन में, या आर्मी नर्सिंग पर्सनल्स हैं उनके कोलैबोरेशन में एक नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस रेगुलर हम करवाएँगे, वर्कशॉप करवाएँगे, ताकि हमारी नर्सेस एक क्लिनिकल कॉम्पिटेंस में बहुत बेस्ट बने। तभी एम्स जो नर्सेस जो हमारा प्रोफ़ेशन है, उसका एक बहुत अच्छा नाम हो पाएगा।
तो सर नर्सिंग प्रोफेशन को अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहते हो तो क्या होगा वो? नर्सिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। तो सर आपने किस बेस पे बोला है कि नोबल प्रोफेशन है? क्योंकि जितना अपन थ्योरी में पढ़ते हैं ना कि नोबल प्रोफेशन है, क्या उतनी रेस्पेक्ट हमको मिलती है हॉस्पिटल्स में? एम्स में तो हमारी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है, लेकिन सर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो इतना रेस्पेक्ट से नहीं देख, नर्स ही तो है, ऐसा ही बोलते हैं। वो इज्जत जितनी आप डॉक्टर को देती है लोग जो पब्लिक, उतनी नर्सिंग फील्ड के में क्यों नहीं मिल पाती है? कि नर्स को क्यों नहीं मिल पा रही है? वो कहाँ, इसकी अवेयरनेस इतनी कम क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नर्सिंग प्रोफेशन एक, आपको पता होगा कि एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, लेकिन कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? ज़्यादातर नर्सिंग ऑफिसर्स या नर्सिंग पर्सनल ये करते हैं कि जो डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। कई सारी और क्वालिटीज़ होती हैं, आप एकेडमिक में बहुत अच्छी क्लासेस ले सकते हैं, इवन आप बहुत कुछ हेल्थ टॉक दे सकते हैं, हेल्थ एजुकेशंस दे सकते हैं, इवन बहुत सारे एक्सटेंडेड नर्सेस के रोल्स हैं आज की डेट में। जब वो रोल्स आप देखेंगे, आप स्क्रीनिंग में बहुत सारी, जैसे आप देखेंगे कि ट्रॉमा में स्क्रीनिंग में नर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। अभी जो कंप्यूटराइजेशन जब उसके बाद आया, कंप्यूटराइजेशन आया उसके बाद भी नर्सेस उनमें रहे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमित है नर्सेस का रोल, तो नर्सेस का रोल बहुत वाइड है। तो उसके साथ ही नोबेल प्रोफेशन इसलिए कि देखिए, आप किसी भी एक पेशेंट की जान बचा रहे हैं, किसी भी एक इंसान की जान बचा रहे हैं। तो आप ये सोच के कि नहीं मेरा नाम नहीं है इसीलिए मैं नहीं बचाऊं या बचाऊं, तो ऐसा सोचना हमारे लिए गलत है। कि हमारे अंदर ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम एक किसी इंसान की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं या हम उसकी जान बचा पा रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस प्रोफेशन को एक नोबल प्रोफेशन बनाता है। तो सर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर नर्सिंग के अंदर जो भी अपन जब भी जॉब करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर एक पोस्ट देते हैं अपन को कि आपको नर्सिंग ऑफिसर से पहचाना जाएगा, लेकिन आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स है और जो पब्लिक है ना, वो सिस्टर जी के ही पुकारते हैं। ऐसा क्यों? मतलब सिस्टर जी क्या नाम हुआ? अगर हम नर्सिंग ऑफिसर बोलो या सर या मैम बोलो या नाम से ही बोल दो, ठीक है, जैसे रितिका ही बोल दो, तो ये सिस्टर जी, ये नाम क्यों अभी तक नर्सिंग प्रोफेशन से हट नहीं रहा है? और ये नाम आया कहाँ से? अगर नर्सिंग ऑफिसर हमारा चेंजिंग रूम भी होता है तो नर्सिंग ऑफिसर चेंजिंग रूम लिखा होता है, वो थ्योरी में है पूरा, लेकिन जब पब्लिक की बात आती है, जब कोई हमें, डॉक्टर्स की भी मैं कहती हूँ, वो भी हमें सिस्टर जी कहते हैं। आपको नहीं लगता सर कि नर्सिंग ऑफिसर बोलना चाहिए हमको? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। और 2016 से पहले, जो अगर आपको पता होगा तो नर्स ग्रेड सेकंड कहीं जगह ऐसा डेजिग्नेशन था और कहीं पे सिस्टर ग्रेड सेकंड डेजिग्नेशन था। ये पूरा जो आप बता रहे हैं कि सिस्टर जी बोला जाता है या फिर नर्स बोला जाता है, लेकिन वी आर द नर्स, राइट, वी आर द नर्सिंग ऑफिसर्स। लेकिन उसके साथ ही जो हमारे हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है, उसमें एक डेजिग्नेशन दिया जाता है। जो 2016 से पहले जो डेजिग्नेशन था उसमें वो स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड था। उसके बाद में चेंजेस हुआ और नर्सिंग ऑफिसर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, ऐसे पोस्ट में पोस्ट के डेजिग्नेशंस में चेंजेस आया। तो मैं पूरा बिलीव इसमें करता हूँ कि समय के साथ में चीज़ें बदलती है। और एम्स में भी कई सारे जो छोटे छोटे वार्ड्स के लेवल पर, आप यूनिट के लेवल पे या एरिया के लेवल पे, कई सारे जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, वो प्रयास करते हैं कि इवन जो हमारे अदर कैडर्स के हैं, लोग हैं, भले डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, या उनका भी डेजिग्नेशन अभी चेंज हुआ है, टेक्निकल ऑफिसर्स वो बन गए हैं। तो ऐसे ही हम नर्सिंग ऑफिसर्स बन गए हैं। तो देखिए, कुछ एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, कुछ आप उनको बताना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि वी आर नर्सिंग ऑफिसर, वी आर नॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सर एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको वापस मैं 12th क्लास में भेज दूँ वापस अगर आप 12th क्लास में आ जाओ और वापस आपको आपका प्रोफेशन चूज करने की ऑप्शन मिले, अगर आपको सर वापस आपका करियर ऑप्शन मिले कि आपको नर्सिंग प्रोफेशन
चूज़ करना है या वापस नीट और एमबीबीएस या फिर कोई और फील्ड, तो सर आप कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहोगे? अगर आपको वापस हिस्ट्री में भेज दिया जाए तो क्या आप वापस से नर्सिंग प्रोफेशन ही चूज़ करोगे? देखिए, अभी मुझे नर्सिंग प्रोफ़ेशन में एम्स दिल्ली में ही मुझे लगभग 8 साल जॉब को हो गए हैं और उससे पहले भी मैंने प्राइवेट में भी जॉब किया है। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि नर्सिंग प्रोफ़ेशन इज़ द बेस्ट प्रोफ़ेशन। लेकिन उसके साथ ही जब आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, तो वो एज की बात होती है। जब जिस एज में आप होते हैं, उस एज में जब आपने उस प्रोफ़ेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, आपको उस प्रोफ़ेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तब आप ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि हमें कौन-सा प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए। लेकिन जब आप किसी प्रोफ़ेशन को करीब से देखते हैं, हम डॉक्टर्स को भी बहुत करीब से देखते हैं, तो उनकी लाइफ़ बहुत बिज़ी है। हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि न अगर मैं वापस मुझे एक मौका मिले तो मैं वापस से नर्सिंग प्रोफ़ेशन ही चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ़ बहुत ही बिज़ी है और वो अपनी फैमिली लाइफ़, अपनी पर्सनल लाइफ़ को नहीं दे पाते। तो मुझे लगता है कि नर्सिंग ऑफ़िसर इज़ द बेस्ट। तो सर वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद में सर जो आप नर्सिंग ऑफिसर थे फिर आप वाइस प्रेसिडेंट बने तो सर सैलरी में फ़र्क आता है कि वही नहीं, रहती है वो सैलरी? आपका सवाल सही है, लेकिन बिल्कुल आपने जो कही बात, उसमें सैलरी में ₹1 का भी कोई चेंजेस नहीं आता है। इवन हमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ बुकें लेना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आपको बार-बार जाना पड़ता है, तो उसके लिए जो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होते हैं, मेट्रो से आप जाएँगे, ऑटो से जाएँगे या आप कहीं पे कुछ पेपर वर्क है आपका, तो वो एडिशनल आपकी पॉकेट से ही जाएगा। अच्छा। आपको अलग से कोई भी पैसा नहीं मिलता है। तो जहाँ नर्सिंग ऑफिसर के लिए इतने अलाउंस मिलते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं मिलते हैं, क्यों? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई अलाउंसेस नहीं मिलते, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी देती है कि उनको कुछ लीव्स एडिशनल मिलती है। वो इवन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लाइक कोई भी यूनियन, फेडरेशन या एसोसिएशन हो, उनको जो ऑफिस बियरर्स हैं उनको 20 सीएल मिलती है और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको 5 सीएल एनुअली मिलती है। तो सर अभी आप वापस से इलेक्शन में खड़े होंगे तो किस पोस्ट के लिए खड़े होंगे? देखिए, ये अभी हमारी पूरी इस बार जो हमारा पैनल बनेगा, अब हमारी एक पूरी टीम बनेगी, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें एक अच्छी टीम बनाएँ। तो हमारा मोटो सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ हम किसी एक पोस्ट को लेके फ़िक्स कर दें कि इसी पे हम लड़ेंगे या इसी पे हम कंटेस्ट करेंगे। हम चाहते हैं एक बेस्ट पैनल बने, जो जेंडर न्यूट्रल भी हो, जिसके अंदर फीमेल्स भी एडिक्वेट नंबर में हो, मेल्स भी हो, नए नए जो हमारे यंग जनरेशन्स हैं वो भी हों, हमारे साथ में कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग भी हों, जिन्हें नॉलेज हो, जो पॉलिसीज़ और जो पॉलिसी हैं या जितने भी गाइडलाइंस हैं उनके बारे में उनको नॉलेज है, उन लोगों को सबके साथ मिलकर एक बेस्ट टीम बनाएँगे और जो भी उस टीम की तरफ से जो डिसीजन होगा कि आपको प्रेसिडेंट लड़ना है, जनरल सेक्रेटरी लड़ना है, आइदर उसके अलावा अगर कोई पोस्ट पे है तो मैं उस टीम के डिसीजन को सर्वोपरि मान के उस पोस्ट पे मैं कंटेस्ट करूँगा। इस बार का मेन मोटो क्या है आपका प्रेसिडेंट बनने के बाद में कि क्या विज़न है एक जो बताइए? देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि एम्स नर्सिंग यूनियन की लीडरशिप के पिछले 3 साल आप सबने देखे हैं और बदलाव और संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके साथ ही हमारे साथ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस हैं हमारे सामने, 8 पे कमीशन हमारे अभी उसका चल रहा है सब कुछ और उसके लिए हमने एक ड्राफ्ट भी भेजा है। एक हमने हमारी तरफ से जो डिमांड प्रपोज़ल है वो भी हमने भेजा है एम्स नर्सिंग यूनियन की तरफ से। तो आने वाले समय में हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमें कितना देगी और कितना हमें चाहिए, उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट्स होगा तो हमें उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सर ये उसके साथ में ही कई सारे और इश्यूज़ भी आएँगे। तो चैलेंजेस तो हैं हमारे साथ में और चैलेंजेस को हम फेस करने के लिए रेडी हैं। पिछले 3 साल में जब आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर सक्रिय थे तो आपने क्या-क्या बदलाव किए हैं? देखिए, पर्सनली मैं एज़ ए वाइस प्रेसिडेंट मैं पर्सनली कोई बदलाव नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम अपने इनपुट्स दे सकते हैं। एक होल जो बॉडी है जो एम्स नर्सिंग यूनियन की, सभी मिलके जो डिसीज़न लेते हैं कि हमें क्या बदलाव हमें लाने हैं और क्या बदलाव हमें करने चाहिए,
उसमें मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो फैसला आया, उसके लिए एम्स नर्स यूनियन ने भी बहुत एफर्ट्स किए और उसमें हमारी यूनिफ़ॉर्म चेंज हुई। यानी जो पहले जो यूनिफ़ॉर्म थी उसमें बदलाव होके अभी हमारे साथ में यूनिफ़ॉर्म का पैटर्न पूरा बदल गया है। तो कई लोगों की जो स्पेशली जो नए बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, उनको उनको लगा कि सारे जितने नए एम्स हैं उसके अंदर जो यूनिफ़ॉर्म का पैटर्न है वो स्क्रब वाला है। तो उनको भी लगा कि हमें स्क्रब होना चाहिए, हमारे लिए स्क्रब होना चाहिए और आज वो सभी पहन के खुश हैं। तो आपने बहुत सारे बदलाव किए हैं इन 3 साल में भी, जब आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे। तो अब आप वापस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े होंगे। तो ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच सर मेरे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितिका।